तो दोस्तों, आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये विषय आज के वक्त में बहुत जरूरी भी है। सही कहा। तो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस की बिल्कुल जो बुनियाद होती है ना, उस पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। हमारे पास आज दो मुख्य स्रोत हैं। हाँ, एक तो वो बेहद विस्तृत गाइड है और दूसरा एक कोर्स का शुरुआती हिस्सा है, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो कोर्स का। एग्जैक्टली। और जो लोग शायद इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं या फिर किसी टेक्निकल मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अक्सर ये शुरुआती जानकारी थोड़ी थोड़ी बोझिल हो जाती है। बोझिल और कभी-कभी डरी हुई भी। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। तो इस डीप डाइव का मकसद यही है कि हम पाइथन के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को बिना किसी टेक्निकल घबराहट के आसान बनाएं। ये बहुत जरूरी मकसद है, क्योंकि पाइथन असल में उतनी मुश्किल है नहीं जितना लोग शुरू में सोच लेते हैं। वही तो मैं यही आपसे पूछने वाली थी। आखिर पाइथन डेटा एनालिसिस के लिए दुनिया भर में इतना पसंद क्यों किया जाता है? मतलब और भी तो लैंग्वेजेस है ना? हाँ, लैंग्वेजेस तो बहुत हैं, पर इसका सबसे बड़ा कारण ना पाइथन का अपना डिजाइन है। अच्छा। अगर हम डेटा एनालिसिस के पूरे वर्कफ्लो को देखें, तो वहां सबसे ज्यादा वक्त कहाँ लगता है? डेटा को समझने में और उसमें से अहम इंसाइट्स निकालने में। बिल्कुल, डेटा क्लीनिंग वगैरह में भी। सही बात है। तो पाइथन का सिंटैक्स इतना सरल है कि ये लगभग आम भाषा जैसा, यानी इंग्लिश जैसा ही लगता है। हाँ, पढ़ने में आसान होता है। इसी की वजह से जो शुरुआती लर्नर्स हैं या फिर अनुभवी प्रोफेशनल्स भी हैं, दोनों को ही कोड लिखने से ज्यादा डेटा के लॉजिक पर ध्यान देने का मौका मिलता है। उन्हें सिंटैक्स याद रखने में दिमाग नहीं खपाना पड़ता। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लाइब्रेरीज, जो बड़े से बड़े डेटा सेट को हैंडल करने के लिए पहले से तैयार मिलती हैं। हाँ, लाइब्रेरीज पर तो हम आगे विस्तार से बात करेंगे ही, पर पहले इसके बुनियाद को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं वेरिएबल्स से। शुरुआती कदम वही है। अक्सर जब लोग प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं तो वेरिएबल्स को एक डिब्बे या बॉक्स की तरह समझाया जाता है। एक बॉक्स जिसमें हम डेटा रखते हैं। सही कहा। जैसे हमारे सोर्सेज में भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक वेरिएबल बनाया एज, AGE, जिसमें वैल्यू डाल दी 25, तो कोड में लिखेंगे एज इक्वल्स 25। हाँ, या फिर नेम इक्वल्स कोट्स के अंदर एलिस, और स्टूडेंट इक्वल्स ट्रू। तो लगता है जैसे एज नाम का एक डिब्बा है जिसमें 25 रखा है। शुरुआत के लिए ये एनालॉजी ठीक है, पर जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, खासकर डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कंसेप्ट थोड़ा बदल जाता है। वो कैसे? मतलब रियल डेटा सेट्स पर जब काम करते हैं तो क्या होता है? असल में एक वेरिएबल डेटा का बॉक्स नहीं होता, बल्कि मेमोरी में रखी हुई जानकारी का एक लेबल या टैग होता है। लेबल या टैग मतलब एक रेफरेंस की तरह। एग्जैक्ट वर्ड वही है, रेफरेंस। मेमोरी में नंबर 25 कहीं रखा है और एज नाम का लेबल उस जगह को पॉइंट कर रहा है। इस लेबल के जरिए हम लाखों रोज के डेटा को एक छोटे से नाम से पुकार सकते हैं और उस पर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं बिना पूरा डेटा बार बार लिखे। वही तो फायदा है। और यहाँ एक और बहुत ही रोचक बात सामने आती है, पाइथन का डायनामिकली टाइप्ड होना। डायनामिकली टाइप्ड, ये टर्म्स अक्सर बिगिनर्स को डरा देते हैं। इसे थोड़ा आसान शब्दों में तोड़ते हैं। जरूर। देखिए, C++ या जावा जैसी भाषाओं में क्या होता है, कोड लिखते वक्त हमें पहले से बताना पड़ता है कि किसी वेरिएबल के अंदर नंबर होगा या टेक्स्ट होगा। यानी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। सही कहा। लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पाइथन खुद समझ जाता है। बिल्कुल। पाइथन रन टाइम पर खुद पता लगा लेता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। आपने एज इक्वल्स 25 लिखा तो वो खुद मान लेगा कि ये इंटीजर है, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब डेटा एनालिसिस में ये बहुत वक्त बचाता होगा। बहुत ज्यादा। ये फीचर डेटा एनालिसिस के वर्कफ्लो को बेहद फ्लेक्सिबल और तेज बना देता है। सोचिए, जब कोई डेटा साइंटिस्ट अलग अलग सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट कर रहा होता है। हाँ, हजारों कॉलम्स हो सकते हैं। हजारों कॉलम्स। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप बैठकर पहले से डिक्लेयर करना बहुत लंबा और मुश्किल काम हो सकता है। डायनामिक टाइपिंग इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ और फास्ट कर देती है। लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है यहाँ पर। हाँ, पूछिए। अगर पाइथन खुद से टाइप गेस करता है तो क्या इसमें गलतियां होने के चांसेस नहीं बढ़ जाते? गलतियां किस तरह की? जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में मिलियंस ऑफ रोज प्रोसेस हो रही हैं। हाँ। और पाइथन ने किसी जरूरी नंबर को गलती से टेक्स्ट समझ लिया, तो आगे की सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी ना? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। तो ऐसी स्थिति में डायनामिक टाइपिंग फायदे की जगह नुकसान नहीं बन सकती? देखिए, डेटा व्रैंगलिंग के दौरान ये समस्या आती जरूर है। डायनामिक टाइपिंग हमें आज़ादी तो देती है,
पर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मतलब हमें चेक करना पड़ता होगा। बिल्कुल। जब भी हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो हमेशा एक स्टैंडर्ड स्टेप होता है जहां डेटा टाइप्स को वेरीफाई और क्लीन किया जाता है। अच्छा, यानी सीधे कैलकुलेशन शुरू नहीं होती? नहीं। हालांकि जब डेटा एक्सप्लोरेशन का शुरुआती दौर होता है ना, जब हमें सिर्फ एक क्विक एनालिसिस करनी होती है, तब डायनामिक टाइपिंग का वक्त बचाने वाला पहलू इन छोटी गलतियों के रिस्क पर भारी पड़ता है। मतलब पहले स्पीड जरूरी है, बाद में एरर्स ठीक कर लेंगे। एग्जैक्टली। बाद में जब सिस्टम प्रोडक्शन लेवल पर जाता है तब कोड को और स्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है। तो शुरुआती फ्लेक्सिबिलिटी का अपना ही एक अलग महत्व है। सही बात है। अब जब हम वेरिएबल्स और उनके टाइप्स की बात कर ही रहे हैं, तो इन डेटा टाइप्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। जैसे जानकारी के अलग अलग रूप होते हैं। हाँ, डेटा टाइप्स किसी भी कहानी के अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह होते हैं। हर एक का अपना रोल है। तो सबसे पहले नंबर्स पर आते हैं, जो कि दो तरह के मुख्य होते हैं, इंटिजर्स और फ्लोट्स। इंटिजर्स यानी प्योर नंबर्स जिनमें कोई डेसिमल नहीं होता। जैसे अगर हम वेरिएबल बनाएं, इंटिजर नंबर इक्वल 100। वहीं दूसरी तरफ फ्लोट्स में डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे फ्लोट नंबर इक्वल्स 99.99। सुनने में तो ये स्कूल की आम गणित जैसा लगता है। बेसिक कैलकुलेशंस जैसे सम वैल्यू इक्वल्स इंटीजर नंबर प्लस 50 कर दिया। या प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल्स फ्लोट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ, पर रियल डेटा सेट्स में इन छोटी छोटी बातों का असर बहुत बड़ा होता है। मैं पढ़ रही थी कि कई बार हम फाइनेंशियल डेटा लोड करते हैं जहां प्राइसेस को गलती से स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट की तरह पढ़ लिया जाता है। और वही एक छोटी सी गलती पूरे पाइपलाइन को रोकने के लिए काफी है। क्योंकि टेक्स्ट पर तो मैथ्स अप्लाई नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। एक फ्लोट वैल्यू पर हम एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, पर अगर वही नंबर डेटा में स्ट्रिंग बनकर आया है तो उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन काम नहीं करेगा। तो ये स्ट्रिंग्स असल में क्या हैं? स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट डेटा जो हमेशा कोट्स के अंदर होता है, जैसे कि ग्रीटिंग इक्वल्स कोट्स में हेलो वर्ल्ड। और स्ट्रिंग्स का डेटा क्लीनिंग में बहुत बड़ा रोल होता है ना? बहुत बड़ा। असल में डेटा क्लीनिंग का लगभग 80% काम टेक्स्ट मैनिपुलेशन पर ही निर्भर करता है। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, क्योंकि असल दुनिया का डेटा बहुत मेसी होता है। लोग फॉर्म भरते वक्त आगे पीछे स्पेस छोड़ देते हैं या अपर केस लोअर केस मिक्स कर देते हैं। तब वहां टेक्स्ट को जोड़ना या तोड़ना काम आता होगा, जिसे हम कॉन्कैटिनेशन और स्लाइसिंग कहते हैं। ओह हाँ, जैसे अगर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जोड़ना हो तो हम लिखेंगे कोट्स में जॉन प्लस बीच में एक स्पेस वाला कोट प्लस कोट्स में डो, तो रिजल्ट आएगा जॉन डो। ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। और स्लाइसिंग का मतलब है टेक्स्ट का एक खास हिस्सा निकाल लेना। जैसे उस ग्रीटिंग वेरिएबल में से शुरुआती 3 लेटर्स निकालने हो, ग्रीटिंग और स्क्वायर ब्रैकेट्स में :3। ये स्लाइसिंग असल जिंदगी में बहुत वक्त बचाती है। उदाहरण के लिए, अगर डेटा सेट में कोई डेट 2026-03-04 के फॉर्मेट में है, मतलब YYYY-MM-DD। हाँ, तो पूरी डेट को पास करने के बजाय सिर्फ साल निकालने के लिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करना सबसे तेज तरीका होता है। सिर्फ शुरुआती 4 कैरेक्टर्स निकाल लीजिए, बिना कॉम्प्लेक्स डेट फंक्शंस लगाए बस टेक्स्ट का हिस्सा काट लिया। ये वाकई एक स्मार्ट शॉर्टकट है। सही बात है। एक और डेटा टाइप है जिस पर हमारे आज के सोर्सेज काफी जोर देते हैं, बूलियन। बूलियंस, ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स होते हैं। जैसे इज रेनिंग इक्वल्स फॉल्स। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, एक साधारण कोड में ये कंट्रोल फ्लो बनाता है। जैसे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लिख सकते हैं इफ इज रेनिंग, तो कंसोल पर प्रिंट करो डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। और अगर फॉल्स है तो प्रिंट करो इट्स अ सनी डे। लेकिन एक डेटा एनालिस्ट के नजरिए से देखा जाए ना, तो जब लाखों रोज का डेटा सामने हो, बूलियंस का इस्तेमाल इफ एल्स कंडीशन से कहीं आगे निकल जाता है। वही मैं सोच रही थी कि लाखों रोज में ट्रू फॉल्स का क्या काम? डेटा साइंस में ये बूलियन मास्क्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। बूलियन मास्क्स, इसे थोड़ा समझाइए। मान लीजिए किसी बड़े डेटा सेट में हमें उन लोगों का डेटा अलग करना है जिनकी आयु 30 साल से ज्यादा है। ओके। तो बैकग्राउंड में पाइथन एक बूलियन एरे बनाता है। ये एरे हर एक रो को चेक करके ट्रू या फॉल्स असाइन करता है। जिनकी एज 30 से ज्यादा है उन्हें ट्रू, बाकी सबको फॉल्स। अच्छा, तो अब हमारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स की एक लंबी लिस्ट बन गई। एग्जैक्ट, जिसे फिल्टर करके मेमोरी सेकंड्स के अंदर सिर्फ ट्रू वाली रोज हमारे सामने रख देती है। ये तो बहुत ही तेज प्रोसेस होगा। बेहद तेज। और एक्सपर्ट लेवल पर यही फिल्टरिंग टेक्निक आगे चलकर एडवांस्ड लाइब्रेरीज का आधार बनती है।
मतलब जो बुनियाद ट्रू और फॉल्स के इस छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरू होती है, वही आगे चलकर लाखों डेटा पॉइंट्स को फिल्टर करने का पावरफुल इंजन बन जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो डेटा टाइप्स और फिल्टरिंग के बाद अब थोड़ा कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि डेटा एनालिसिस का असली मकसद तो कैलकुलेशंस ही है। पाइथन सिर्फ जानकारी स्टोर और फिल्टर तो नहीं करता, ये मैथ्स करने में भी बहुत माहिर है। बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन तो हमने देखा कि बहुत आसान है। हाँ, a=10 और b=5, a+b किया तो 15 आ गया। a-b, a×b या डिवीजन के लिए a/b, ये सब तो सीधे सीधे ऑपरेटर्स हैं। पर जब रियल डेटा एनालिसिस की बात आती है तो हमें इन बेसिक ऑपरेटर्स से आगे बढ़ना पड़ता है ना। वहाँ जरूरत पड़ती है एडवांस मैथ की, और यहीं पर पाइथन का मैथ मॉड्यूल सामने आता है। मैथ मॉड्यूल यानी पहले से बने बनाए मैथमेटिकल फंक्शंस का एक कलेक्शन। हाँ, इसमें पहले से ही ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं जो डेटा साइंस में रोज काम आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए math.sqrt। अगर हम math.sqrt ब्रैकेट में 16 लिखें तो आउटपुट आएगा 4.0। और पावर के लिए math.pow 2,3 लिखें तो 8 आएगा। लिखना पड़ता। वही तो, ये मैथ मॉड्यूल इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि पाइथन पहिए को बार बार आविष्कार करने में विश्वास नहीं रखता। मतलब जो चीज पहले से बनी है उसे दोबारा मत बनाओ। एग्जैक्टली। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या लॉगरिदम या कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला दुनिया भर में मान्य है तो उसको स्क्रैच से कोड करना वक्त की बर्बादी है। हम बस उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उन फंक्शंस का सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये मॉड्यूलर अप्रोच ही पाइथन को इतना शक्तिशाली बनाता है। एक डेवलपर या एनालिस्ट अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सिर्फ जरूरी टूल्स को अपने वर्कस्पेस में ला सकता है, जिससे कोड लंबा या भारी नहीं होता। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो चलिए इस पूरी थ्योरी को अभी तक जो हमने समझा उसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से जोड़ते हैं। एक असली सिनेरियो में ट्राई करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है जिसमें एक ग्रुप के लोगों की आयु की लिस्ट है। लिस्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर्स। हाँ, जैसे वेरिएबल बनाया एजेस और इसमें वैल्यूज डाली 30, 45, 30, 34 और 28। अब हमारा मकसद है इस ग्रुप की एवरेज आयु निकालना। औसत आयु। इसके लिए हमें मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, इन सभी नंबर्स का टोटल, और दूसरा, इस लिस्ट में कुल कितने लोग हैं। अब इसको पाइथन में कैसे करेंगे? पाइथन में इन दोनों कामों के लिए बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं। बिल्कुल। पहले टोटल के लिए सम फंक्शन है। हम लिखेंगे सम और ब्रैकेट्स में एजेस। इससे हमें टोटल एज मिल जाएगी। और लोगों की गिनती निकालने के लिए यानी लिस्ट की लंबाई जानने के लिए लेन फंक्शन होता है, len। लेन ब्रैकेट एजेस, इससे नंबर ऑफ पीपल निकल आएगा। और एवरेज कैलकुलेशन के लिए बस टोटल एज को नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज इक्वल्स टोटल एज स्लैश नंबर ऑफ पीपल। देखने में कितना आसान लगता है ना। आसान है क्योंकि पाइथन ने इसको आसान बनाया है। अगर हम किसी और ट्रेडिशनल लैंग्वेज में काम कर रहे होते जहां ये बिल्ट इन फंक्शंस इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होते तो हमें एक लूप बनाना पड़ता। हाँ, फॉर लूप या वाइल लूप लिखना पड़ता। हर एक नंबर पर जाना पड़ता, उसको पिछले नंबर में जोड़ना पड़ता और साथ ही एक काउंटर को +1 करना पड़ता गिनती के लिए। हालांकि इस 5 नंबर्स के छोटे से उदाहरण में लूप लिखना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। पर फर्क तब दिखता है जब उस अरे में 5 नहीं बल्कि 5 मिलियन नंबर्स हों। वहां तो लूप चलाने में काफी प्रोसेसिंग टाइम लग जाएगा। पाइथन के जो अंडर द हुड ऑप्टिमाइज्ड फंक्शंस हैं, जैसे सम और लेन, वो एक साधारण मैनुअली लिखे लूप के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि उनका बेस सी लैंग्वेज में ऑप्टिमाइज्ड होता है। पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है जो सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि एक डेटा एनालिसिस के लिए सिर्फ कोड लिखना और आउटपुट निकाल लेना ही आखिरी मंजिल नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कोड तो सिर्फ एक टूल है। एवरेज निकालना आसान है, पाइथन ने सेकंड में निकाल दिया। पर उस एवरेज का आपके बिजनेस या एनालिसिस में क्या मतलब है, ये समझना इंसान का काम है। एक डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो में मुख्य उद्देश्य टूल का इस्तेमाल करना नहीं है। मुख्य उद्देश्य है एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन। हाँ, पाइथन आपको एवरेज दे देगा, पर क्या वो एवरेज उस डेटा सेट की सच्चाई को सही ढंग से दर्शा रहा है?
पाइथन के जो अंडर द हुड ऑप्टिमाइज्ड फंक्शंस हैं, जैसे सम और लेन, वो एक साधारण मैनुअली लिखे लूप के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि उनका बेस सी लैंग्वेज में ऑप्टिमाइज्ड होता है। पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है जो सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि एक डेटा एनालिसिस के लिए सिर्फ कोड लिखना और आउटपुट निकाल लेना ही आखिरी मंजिल नहीं होती। बिल्कुल नहीं, कोड तो सिर्फ एक टूल है। एवरेज निकालना आसान है, पाइथन ने सेकंड में निकाल दिया, पर उस एवरेज का आपके बिजनेस या एनालिसिस में क्या मतलब है, ये समझना इंसान का काम है। एक डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो में मुख्य उद्देश्य टूल का इस्तेमाल करना नहीं है। मुख्य उद्देश्य है एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन। हाँ, पाइथन आपको एवरेज दे देगा, पर क्या वो एवरेज उस डेटा सेट की सच्चाई को सही ढंग से दर्शा रहा है? जिसने एवरेज को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। जैसे सबकी एज 30 के आसपास हो, पर एक की एज 99 हो, तो पूरा एवरेज खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली ये देखना और इस पर सोचना उस एनालिस्ट का काम है ना, मशीन का। और यहीं पर हम उस पॉइंट पर आते हैं जो पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स का एडवांस्ड हिस्सा सिखाता है। जब डेटा बेहद बड़ा हो और रियल वर्ल्ड का अस्त व्यस्त डेटा हो, तो वहां हमारे ये बेसिक लूप्स और बिल्ट इन फंक्शंस भी काफी नहीं पड़ते। वहां डेटा साइंस का असली वर्कफ्लो शुरू होता है, और उस वर्कफ्लो में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की एंट्री होती है। जी हाँ, हमारे सोर्सेज में 3 सबसे एसेंशियल लाइब्रेरीज का जिक्र किया गया है जो हर डेटा प्रोफेशनल को आनी ही चाहिए। नमपाई, पैंडास और मैटप्लॉटलिब। ये तीनों एक तरह से डेटा एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी हैं आज के वक्त में। तो आइए इन लाइब्रेरीज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं सुनने वालों के लिए। सबसे पहले नमपाई की बात करते हैं, NUMPY। जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले लिस्ट्स की बात की थी, एवरेज निकालने वाले एग्जाम्पल में। हाँ, पर जब बात भारी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की आती है किसी बहुत बड़े डेटा सेट पर, तो आम पाइथन लिस्ट्स थोड़ी धीमी परफॉर्म करती हैं। वहां नमपाई अरेज काम आते हैं। बिल्कुल, नमपाई अरेज मेमोरी में इतने टाइटली पैक होते हैं और इनका जो बैकएंड है वो डायरेक्ट सी लैंग्वेज में लिखा होता है। इस वजह से इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना किसी साधारण पाइथन लिस्ट के मुकाबले हजारों गुना तेज हो जाता है। इसको हम वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कहते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरे अरे के सभी एलिमेंट्स पर एक साथ कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई स्लो लूप चलाए। ये तो परफॉर्मेंस के लिए एकदम गेम चेंजर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पांडास, PANDAS। अगर नमपाई उस गाड़ी का फास्ट इंजन है, तो पैंडास उस इंजन पर बनी हुई पूरी गाड़ी है। वाह, क्या एनालॉजी है। क्योंकि देखिए, रियल वर्ल्ड में अक्सर हमारा डेटा किसी सिंपल लिस्ट या एक एरे में नहीं होता। डेटा एक टैबुलर फॉर्मेट में होता है, जैसे आपकी एक्सेल शीट्स हो गईं या SQL डेटाबेसेस हो गए। रोज और कॉलम्स का स्ट्रक्चर। पैंडास का जो सबसे फेमस फीचर है डेटा फ्रेम, वो किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट को एक स्ट्रक्चर्ड टेबल में बदल देता है। और डेटा क्लीनिंग का जो हमारा सबसे बड़ा दर्द होता है, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे, जैसे मिसिंग वैल्यूज को ढूंढना या नैन को हैंडल करना, अलग अलग सोर्सेज से आई टेबल्स को आपस में मर्ज करना, रोज को किसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन पे फिल्टर करना, ये सब पैंडास में इतना इंट्यूटिव हो जाता है ना। महज कुछ लाइंस के कोड से घंटों का डेटा मंजिंग और क्लीनिंग का काम सेकंड्स में हो जाता है। सही कहा। और जब आपका डेटा पैंडास के जरिए क्लीन हो जाए, नमपाई के जरिए उस पर मैथ्स और स्टैट्स अप्लाई हो जाए, तब बारी आती है उस डेटा को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की। क्योंकि किसी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन या बोर्ड मीटिंग में कोई भी स्टेक होल्डर आपका रॉ कोड या डेटा फ्रेम की टेबल नहीं देखना चाहता। उन्हें नंबर्स की भीड़ें नहीं चाहिए, लोग डेटा में छुपे पैटर्न्स और कहानियां देखना चाहते हैं। यहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन का अहम रोल होता है, और इसके लिए मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल होता है। एक ग्राफ या एक अच्छा चार्ट उस शोर या नॉइज के बीच में से मुख्य सिग्नल्स को निकालने का काम करता है। मैटप्लॉटलिब और उसके इकोसिस्टम पर बनी अन्य लाइब्रेरीज जैसे सीबॉर्न वगैरह डेटा को एक विजुअल रूप दे देती हैं, जिससे आउटलायर्स या बिजनेस ट्रेंड्स एक झलक में नंगी आंखों से तुरंत समझ में आ जाते हैं। जब एक डेटा एनालिस्ट लाइन प्लॉट, बार चार्ट या स्कैटर प्लॉट बनाता है, तो वो सिर्फ एक सुंदर चित्र नहीं बना रहा होता, वो डेटा के अंदरूनी रिश्तों को उजागर कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये तीनों लाइब्रेरीज, नमपाई, पैंडास और मैटप्लॉटलिब, मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं जहां डेटा व्रैंगलिंग, कंप्यूटेशन और विजुअलाइजेशन एक स्मूथ और फास्ट फ्लो में बन जाते हैं। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकालते हैं। हमने इस चर्चा में देखा
कि पाइथन प्रोग्रामिंग की बुनियाद असल में बिल्कुल लॉजिकल और सीधी है वेरिएबल्स किसी डिब्बे के बजाय मेमोरी टैग्स के रूप में काम करते हैं। और उसकी डायनामिक टाइपिंग हमें डेटा फ्लो को बिना रुके तेजी से आगे बढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। हालांकि हमें टाइप्स का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि अलग-अलग डेटा टाइप्स, खासकर स्ट्रिंग्स और बुलियंस, डेटा क्लीनिंग और फिल्टरिंग के लिए कितने जरूरी टूल्स हैं। बुलियंस तो पूरे डेटा फिल्टरिंग का आधार ही हैं। और अंत में हमने समझा कि जब बेसिक मैथ और सम या एग्रीगेशन जैसे बिल्ट इन फंक्शंस उन लाखों करोड़ों रोज के बड़े डेटा सेट्स पर छोटे पड़ने लगते हैं, तो नंपाई, पैंडाज और मैटप्लॉटलिब जैसी शक्तिशाली लाइब्रेरीज किस तरह सामने आकर पूरे प्रोफेशनल वर्कफ्लो को संभालती हैं। ये सारी फाउंडेशनल जानकारी उन सभी लोगों के लिए एक मजबूत कड़ी का काम करती है जो इस डेटा फील्ड को समझना चाहते हैं या इसमें अपना करियर देख रहे हैं। क्योंकि जब फाउंडेशनल क्लैरिटी मिल जाती है ना, तब कॉम्प्लेक्स टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना या नई लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करना उतना बोझिल या डरावना नहीं लगता। पाइथन की आसान ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसी सिंटैक्स और इन ताकतवर लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन ही वो मुख्य वजह है जिससे हम रॉ और मेसी डेटा से शुरू करके स्मार्ट और डेटा ड्रिवन डिसीजंस तक का लंबा सफर इतनी आसानी से तय कर पाते हैं। सही कहा आपने। अब इस पूरे डीप डाइव को समाप्त करते हुए हमारे सोर्सेस पर आधारित एक नए और थोड़े विचार उत्तेजक सवाल की तरफ ध्यान देते हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके सोचने के लिए। हाँ, एक जरूरी सवाल उठता है यहाँ। आज हमने देखा कि लाइब्रेरीज जैसे पांडास या नंपाई महज एक ही लाइन के कोड में इतने कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस और डेटा क्लीनिंग कर देती हैं जो पहले सी या जावा जैसी लैंग्वेजेस में हजारों लाइंस के कोड मांगती थीं। और आगे चलकर तो एआई के आने से ये टूल्स और भी ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाएंगे। वही तो जब आने वाले वक्त में और भी एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्शन आएगा जहां में बस एक कमांड देनी होगी और मशीन सब कुछ खुद एनालाइज कर देगी, तो क्या डेटा एनालिस्ट का ध्यान मैथ और एल्गोरिदम्स की उस गहराई को समझने से हट जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। जब हैवी लिफ्टिंग पूरी तरह से एक मशीन के हवाले हो जाएगी, तो क्या हम डेटा के पीछे छुपे उस ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट और रियल वर्ल्ड बायसेस को इग्नोर तो नहीं कर देंगे? क्या आने वाले वक्त में फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत वैसी रहेगी जैसी आज है, या फिर एक एनालिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ डेटा से सही सवाल पूछने तक सीमित रह जाएगा? जब टूल इतना पावरफुल हो जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय उनकी असल कहानी को समझ सकें। इस बेहद दिलचस्प और जरूरी सवाल पर जरूर सोचिए। आज के इस डीप डाइव में हमारी तरफ से बस इतना ही। इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है इस डीप डाइव से जानकारी को समझने में मदद मिली होगी। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।